अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। अच्छी आय के लिए कैसे करें पॉली हाउस में झरबेरा की खेती। अच्छी बढ़वार हेतु मक्का की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। झरबेरा फूल आज के समय में व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग को देखते हुए प्रदेश के बहुत सारे किसानों का रुझान इसकी खेती की तरफ हुआ है। तो जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और वो इसकी खेती करना चाहते हैं, वो इसकी रुपाई से लेकर फसल प्रबंधन तक के कार्यों को किस प्रकार से करें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र रांची के कृषि वैज्ञानिक ब्रजेश कुमार। तो झरबेरा एक फूल है जो देसी की तरह होता है और उसका मार्केट में जैसे बुके देना हुआ या गुलदस्ता बनाना हुआ, इसके लिए बहुत अच्छी उसकी मार्केट है। पहली बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत ना हो तथा अच्छी गुणवत्ता एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो वहां पर करनी चाहिए। खेती शुरू करते हैं, हम झरबेरा की खेती करने जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस जो ग्रोइंग मीडिया जिसमें पौधे लगाए जाएंगे, जो बेड हम तैयार करते हैं उसे बनाने पे विशेष ध्यान देते हैं। बेड तैयार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बेड का जो मटेरियल है वो उसमें मुर्गी की खाद वगैरह नहीं उपयोग करना चाहिए। उसमें मिट्टी और फार्म यार्ड मैन्योर जिसे बोलते हैं हम लोग कंपोस्ट, उसको 2:1 रेशियो में 2 भाग मिट्टी और 1 भाग कंपोस्ट का उपयोग करके बनाया जाता है। बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दें तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबेरा की खेती रेज बेड पर की जाती है। बेड की ऊंचाई को 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर ऊंचा रखते हैं जब सतह से, और यदि संभव हो तो उसमें बेड के नीचे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, अधिक पानी होने की स्थिति में पौधों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बेड की जो चौड़ाई रखते हैं वो नीचे 90 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ 80 सेंटीमीटर रखते हैं। इस बेड पर 3 लाइन पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे से पौधों को लगाने की दूरी जो होती है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हैं या 1 फीट रखते हैं। पौधे लगाने से पूर्व ये इस पौधों को किसी तरह की बीमारी और कीट से नुकसान न हो, इसके लिए
मीडियम जो होता है ग्रोइंग हमारा, उसको स्टरलाइज कर लेते हैं। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। विभिन्न रंगों के लिए विभिन्न प्रजातियां आती हैं, जैसे आप सफ़ेद में डालमा है, इसी तरह पिंक में रोजेलिन है। इस तरह से अच्छी प्रजातियों का चुनाव करें और कोशिश करें कि टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग करें, जो और वैसी कंपनियों से या वैसे संस्थानों से पौधे लें जो विश्वसनीय हैं। और पौधों को जैसा पहले बताया कि इस बेड पे जो हम बनाते हैं 80 सेंटीमीटर चौड़ी बेड, इस पे 3 लाइन पौधों की लगाते हैं। पौधों से पौधों की दूरी को जो है वो 30 सेंटीमीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी को भी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। पॉली हाउस में ड्रिप की सुविधा ज़रूर होती है, अगर नहीं है तो मैनुअल ड्रेंचिंग के थ्रू इरिगेशन कर सकते हैं। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट, 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिकार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। झरबेरा की खेती में पौधरोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रूप से जनवरी से मार्च एवं गर्मी में रोपाई जून से अगस्त तक की जाती है। और लगाने के बाद प्रतिदिन सुबह शाम 2 बार इरिगेशन देना होता है, पहले 1 सप्ताह तक। और पहले अगर ड्रिप है तो प्रति पौधे के पास एक ड्रिप होनी चाहिए, जिससे कि पौधों को स्टैब्लिश होने में आसानी होती है। और पहले 1 सप्ताह तक सिंचाई देने के बाद उसके बाद सुबह शाम सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नमी को ध्यान में रखते हुए तदनुसार सिंचाई की जाती है। पौधे में खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। समय समय पर खरपतवारों को हटा देना चाहिए। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मार्च के माह में मक्के की बुआई की थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इस अवस्था पर सिंचाई और खाद प्रबंधन के साथ साथ हानिकारक कीटों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तभी आपको आगे चलकर इस फसल से अधिक उपज की प्राप्ति होगी। इसलिए मक्के की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना इस समय जरूरी है, इस विषय पर उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार यादव। जायद में मक्का का उत्पादन है, इसको 2 बिंदुओं के आधार पर, एक तो अच्छा उत्पादन प्राप्त करना, दूसरा किसान भाइयों जैसा कि इसमें जो भुट्टा होता है, चूंकि हमारा शहर का लगा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर अगर हमारे अप्रैल के लास्ट तक अगर भुट्टा हमारा मार्केट में आ जाता है तो एक भुट्टे की कीमत किसान शुरुआती दौर में 10 रुपए से लेकर के 15 रुपए तक प्रति भुट्टा की कीमत उसको मार्केट में मिल जाती है। किसान भाइयों, हमारी जायद में मक्का से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी फसल लगभग 1 माह की हो रही है, तो ऐसे में कुछ तकनीकी बिंदु हैं जिनका हमारे किसान भाई ध्यान में रखेंगे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। इसके लिए किसान भाई देखेंगे कि जैसा कि इस समय हमारे खेत में कुछ खरपतवारों दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं खरपतवारों के होने से हमारा उत्पादन काफी प्रभावित हो जाता है। मक्के की फसल में खरपतवार रहने से इसका विपरीत प्रभाव फसल की बढ़वार के साथ साथ आगे चलकर फसल से मिलने वाली उपज पर भी देखने को मिलता है।
क्योंकि ये खरपतवार मक्के की फसल से सिंचाई, जल, खाद व उर्वरक इत्यादि के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जिससे मुख्य फसल की बढ़वार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो किसान भाई कैसे करें इन खरपतवारों का प्रबंधन? इसके लिए किसान भाई सबसे पहले ये संतुलित की जाती है कि अगर हमारे किसान भाई मानव श्रमिक लगा करके खुरपी से अगर गुड़ाई कर देते हैं तो मिट्टी की भौतिक दशा भी अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ भौतिक दशा के साथ साथ ये होता है कि हमारे उसमें जो है अच्छा उत्पादन मिल जाता है। अब बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। तो अगर हमारे किसान भाई पोषक तत्वों का प्रयोग सही समय पर संतुलित मात्रा में करते हैं तो उनकी फसल की बढ़वार अच्छी होती है। तो किसान भाई अपनी मक्के की फसल में कब और कितनी मात्रा में करें उर्वरकों का प्रयोग, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हमारे किसान भाइयों ने उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर नहीं किया है या किया है तो वो जो हमारी जनरल रिकमेंडेशन है कि 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करने की संस्तुति की जाती है, जिसमें आधी नाइट्रोजन, पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास की मात्रा बुआई के समय किसान भाइयों के द्वारा प्रयोग की जाती है। जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचती है इसको 2 भागों में हम बांट लेते हैं। इसकी पहली जो 2 भागों में बांट करके पहली भाग है वो जब हमारी फसल घुटनों तक की हो जाती है, इसके बाद हम सिंचाई के उपरांत इसका फसल में प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जो दूसरी आती है वो टेस्लिंग, जिस समय हमारे खेत में जीरा, जिसको नरबंजरी बोलते हैं, जब वो स्टेज आती है तो उसमें हम इसको सिंचाई करने के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में शाम के समय प्रयोग करते हैं। जहां तक किसान भाइयों एक और बात आती है पानी के प्रबंधन की। मक्के की फसल में सिंचाई जल की भी एक अहम भूमिका रहती है, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में हमारे किसान भाइयों को फसल में सिंचाई की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। तो किसान भाई मक्के की फसल में कब करें सिंचाई, आइए जानते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों ये संसूचित की जाती है कि जो हमारी क्रांतिक अवस्थाएं हैं फसल में, चूंकि ये गर्मी की फसल है और पानी के प्रबंधन का इसमें बहुत ही महत्व होता है। पानी हम फसल में हमेशा शाम के समय दें, जिससे कि हमारा अच्छा उत्पादन मिल सके और उत्पाद पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ सके। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, आपने देखा होगा कि भुट्टे में कभी कभी दाना नहीं भरते हैं या बहुत कम भरते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है कि हमारी फसल में अच्छे से परागण का ना होना, निषेचन का अच्छे तरह से ना होना। तो इसके लिए किसान भाइयों ये दिया जाता है जब हमारे खेत में नरबंजरी और सिल्किंग स्टेज आए उस समय खेत में नमी कम ना होने दें, और इसके पहले जैसे ही टैसल निकलने उसी समय अगर अब हल्की यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं खेत में तो आप देखेंगे कि नरबंजरी के साथ साथ सिल्किंग स्टेज भी आ जाती है। जब दोनों स्टेज में बहुत अंतर नहीं होता है और खेत में उपयुक्त नमी होती है तो परागण में इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है और आप देखेंगे कि लगभग 100% परागण हो जाता है और जो भी भुट्टा बनते हैं वो पूर्ण दाने से भरे होते हैं। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों कुछ महत्वपूर्ण बात ये आती है कि फसल सुरक्षा में इसमें आप देखेंगे कि ये एक तना बेधक लगता है जिसको हम लोग स्टेम बोरर बोलते हैं, कीट लगता है। मक्के की फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों में से एक है तना बेधक कीट। ये कीट मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए किसान भाई अगर समय से इस कीट को पहचान कर इसका नियंत्रण कर लेते हैं तो इस कीट से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो किसान भाई इस कीट को पहचान कर कैसे करें इसका नियंत्रण? इसके प्रभाव से ऐसा होता है कि हमारे जो गांठ होती है तने की वहां पर ये कीड़ा लेकर के खा लेता है और वो तना कमजोर हो जाता है और जब हवा चलती है या पानी होता है तो उसके प्रभाव में वो गिर टूट करके वहीं से फसल गिर जाती है और हमारा नुकसान हो जाता है। कभी कभी इसका प्रभाव हमारी पत्तियों पर आती है, जो पत्तियों में जगह जगह पर छेद कर देते हैं और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो धीरे धीरे कम होकर पत्ती लगभग सफेद दिखाई देने लगती है। इसके लिए किसान भाइयों सबसे बड़ी बात ये होती है कोई भी कीटनाशक अगर हम 1 ml से 1.25 ml दवा लेकर के प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर समय रहते छिड़काव कर देते हैं तो हमें एक अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से किसान भाई देखेंगे कि जायद में मक्का से अच्छे उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर एरिया से अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं। पशुओं को हरा चारा वर्ष भर उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखने की साइलेज विधि के बारे में जानकारी लाए हैं। तो क्या है साइलेज और आप इसे अपने पशुओं के आहार में किस तरह से शामिल कर सकते हैं, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर आर के तिवारी से।
पशुपालन है हमारा कृषि का एक अभिन्न अंग है और पशुपालन में जो चारे की जो व्यवस्था होती है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। लगभग 70% जो खर्च होता है हमारे पशुपालन में वो चारे पे होता है और खासकर जब लीन पीरियड होता है तो उस समय हरे चारे की कमी हो जाती है। ऐसी अवस्था में एक साइलेज को तैयार करके हम अपने पशुओं को अच्छा चारा प्रदान कर सकते हैं। साइलेज तैयार करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की फसलें होती हैं कि जिसमें एक साल्बुल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि मक्का, ज्वार, इस तरह की फसलों से हम साइलेज अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। साइलेज तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि जो हम जिस फसल को हम ले रहे हैं उसमें साल्बुल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिकतम हो। इसके लिए जब हम फसल को लगाते हैं अपने खेतों में, उसके लिए जब फ्लावरिंग स्टेज आता है, जब फूल 50% फूलने की अवस्था होती है, उस अवस्था में उसको हम फसल को काटते हैं। उसके बाद उसकी कुट्टी काटकर हम दो तरीके से इसको हम साइलेज को बना सकते हैं। या तो हम साइलेज पिट बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1 या 2 पशु हैं तो अपने पशुओं की संख्या के आधार पर हम पिट निर्धारण करते हैं कितना गहरा हमको करना है। हम जो चारा तैयार करते हैं, जो खेतों में बोते हैं, उसी चारे को हम अपने साइलो पिट में ले जाते हैं। तो जो अगर साइलो पिट बनाते हैं तो 1 साल का खर्च जो हमारा होता है उसके बाद उसमें कोई खर्च नहीं पड़ता। जो उसके साथ जो सप्लीमेंट हम डालते हैं, नमक या शीरा, वो हम साधारण तौर पर पशुओं को भी खिलाते हैं अलग से। तो इसलिए खर्च जो सिर्फ बढ़ता है वो हमारा पिट बनाने में, गड्ढा बनाने में बनता है। इसके अलावा खर्च जो होता है वो हमको उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च हमको नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। साइलेज बनाने के लिए उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। हवा जाने से वो जो साइलेज हमारा है वो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता जो है वो खराब हो जाती है और उसमें फंगस लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमारा पहला यही होता है कि उसको हम उसमें हवा न जाने दें, उसको ठीक प्रकार से हर दबाते हुए साइलेज को, जो हमारा जो घास है उसको दबाते हुए, उसमें चाहे तो बीच बीच में हम जो मोलेसेस शीरा होता है वो भी उसमें डाल सकते हैं। कुछ हम नमक की भी मात्रा को उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि जो उसका साइलेज का जो स्वाद है वो और अच्छा हो जाए बाद में। तो हम जैसे जैसे उसको दबाते हैं उसके बाद उसको भरते जाते हैं और जब उसको साइलो पिट में जब हम उसको गड्ढे को बंद करना होता है तो उसको थोड़ा सा ऊंचाई तक ले जाते हैं जो हम चारा डालते हैं, ताकि जैसे जैसे वो कम होगा, पानी की मात्रा उसमें कम होगी तो वो नीचे बैठेगा। और ऐसी स्थिति में अगर हम उसको ऊपर तक नहीं ले जाते हैं तो वो नीचे चला जाएगा और उसमें हवा जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उसको हम ऊपर तक ले जाते हैं, उसके बाद मिट्टी से और गोबर से उसको लीप देते हैं ताकि उसमें हवा किसी भी प्रकार अंदर ना जा पाए। लगभग 60 दिनों के बाद हम देखते हैं कि अलग अलग फसलों में 60 से 90 दिनों के बाद हम उसको किनारे से उसको खोलते हैं और जैसे जैसे हमारी पशु की आवश्यकता होती है उसको रोज का रोज निकालते हैं। थोड़ी देर उसको छाए में बाहर हवा में फैला देते हैं ताकि जो उसमें जो गंध है थोड़ी सी वो खत्म हो जाए और पशु उसको खाना शुरू कर देती है। और जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बेस समय में जो हमारे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं है उस समय में हम अगर अपने पशु को हरा चारा उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि साइलेज का मतलब वो हरे रूप में अपने पशुओं को खिलाना, तो उस समय अगर हम साइलेज को हरे के रूप में खिला देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो पशुपालन है वो उसका व्यवसाय अच्छा होता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी की जो भी फसल तैयार हो चुकी है उसकी अविलंब कटाई करें तथा फसल की कटाई के बाद अगर मिट्टी में उपयुक्त नमी मौजूद हो तो खेत की जुताई कर दें तथा पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूद खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। बात करें अगर गर्मा धान की
तो खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें। वहीं अगर बात करें गर्म मूंग की, जो किसान भाई बुआई कर चुके हैं तथा मिट्टी में अगर नमी की कमी हो तो एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। बैगन एवं भिंडी के फसल में फल छेदक कीड़ों एवं फूल गोभी एवं बंधा गोभी की फसल में गोभी का पतंगा कीड़ों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशी हॉल्ट, डेल्फिन, बायोलेप दवा का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर के बाद करें। लतर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भृंग कीड़ों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण पत्तियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। इससे बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशी जैसे अचूक, निमोरिन, निमोटिन, निमोसिडिन इत्यादि में से किसी एक दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला कटिहार के राकेश कुमार ने। आपने भेड़ की मागरा नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अगर आप मगरा भेड़ को देखें तो ये एक भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे अच्छी कारपेट ऊन की प्रोडक्शन के लिए मानी जाती है। इसकी जो ऊन होती है एकदम सफेद होती है और चमकदार होती है। जो किसान भाई भेड़ की मगरा नस्ल खरीदना चाहते हैं वो किस तरीके से इस नस्ल की पहचान करें जिससे उन्हें शुद्ध नस्ल की भेड़ मिल सके। आइए जानते हैं क्या है इस नस्ल को पहचानने के लक्षण। अगर हम इसके करैक्टर की बात करें तो अगर आप देखें तो उसकी आंखों के आसपास एक भूरा सा चश्मे टाइप का एक काता होता है। चश्मा जैसे लगता है जैसे भेड़ ने चश्मा पहना हो, वो ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये एक मीडियम टाइप की मध्यम कह सकते हैं कि इनका वजन लगभग 12 महीने में 30 से 32 किलो तक जाता है और जो अडल्ट वजन है जो 45 से 45 किलो तक भी जाता है। ऊन का इसका प्रोडक्शन लगभग 2 से 2.25 किलो एक साल में होता है और हम इसकी 3 बार ऊन कतरन लेते हैं, एक बार मार्च में, एक बार जुलाई में, एक बार नवंबर में। ऐसे ही गांवों में भी ऐसे ऊन लेते हैं, जैसे वहाँ पे राखी, दिवाली, होली 3 सीजन है जिसमें ऊन कतरन ली जाती है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तंबाकू की खेती करके अच्छी आय लेने वाले एक सफल किसान की कहानी। भरपूर उत्पादन के लिए कैसे करें पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती। किसान भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं, तो हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट करिए annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।